नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और मेरी यूट्यूब चैनल विद्यार्थी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कड़ी के अंतर्गत हम लोग चलेंगे यूजीसी नेट के अंतर्गत। जो आपका यूजीसी नेट है, ठीक है दोस्तों, उसके अंतर्गत जो आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों जून 2012 के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों, जून 2012 के अंतर्गत जो तीसरा पेपर है आपका पॉलिटिकल साइंस का, वो यहाँ पे देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कुल 75 क्वेश्चंस मिलेंगे, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य नहीं है। पहला देखिएगा, उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत मूल और तथ्य में परस्पर संबंध स्थापित करता है। दूसरा कह रहा है उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत सजातीय केंद्रित होता है। तीसरा कह रहा है उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत का कार्य एवं प्रासंगिकता के संबंध में होता है। और चौथा कह रहा है उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत परिवर्तनमुखी होता है। तो दोस्तों, आप वीडियो को पुश करके एक तरीके से आंसर गेस करिए, एक आप प्रैक्टिस सेट की तरह ले लीजिए इसको, और उसके बाद आप प्रश्नों का उत्तर देखिए, जिससे आपके प्रश्नों की मजबूती और बढ़ेगी दोस्तों। तो जल्दी से गेस करिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत सजातीय केंद्रित होता है, यह कथन सत्य नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, सकारात्मक उदारवाद का निम्नलिखित में से किसमें विश्वास नहीं है। सकारात्मक उदारवाद का निम्नलिखित में से किसमें विश्वास नहीं है, बताना दोस्तों। कल्याण राज्य में, नैनी या छोटे राज्य में, या नैतिक मध्यम के राज्य के रूप में, या लघु मिनिमल राज्य के रूप में। तो दोस्तों, जो सकारात्मक उदारवाद का निम्नलिखित में से विश्वास नहीं करता है वो लघु या मिनिमल राज्य के रूप में नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, मार्क्स निम्नलिखित में से किसको नहीं मानते हैं। मानव चेतना सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण करती है। विचार भौतिक शक्तियों का अन्वयन क्रिया का प्रतिबंधित होते हैं। आधार अधिरचना का निर्धारण करता है। वस्तु सक्रिय और गतिशीलता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर गेस करिए दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपने गेस किया होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मानव चेतना सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण करती है, ये मार्क्स का कथन के अंतर्गत नहीं आते हैं दोस्तों। किसको नहीं मानते, यानी कह रहा है ये नहीं आते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, रॉल्स की न्याय की संकल्पना किस पर आधारित है। वितरण सिद्धांत पर, समझौता सिद्धांत पर, या अंतर सिद्धांत पर, या संप्रक्त पद्धति सिद्धांत पर। तो जल्दी बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 का आंसर दीजिए। तो दोस्तों, जो रॉल्स के न्याय की संकल्पना है वो आपका अंतर सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर बढ़ेगा सी। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, विचारधारा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष में किया गया था। 1789 में, या 1792 में, या 1795, या 1797। तो जल्दी बताइए दोस्तों, विचारधारा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष में किया गया था। तो दोस्तों किया गया था 1797 में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर पड़ेगा 1797 ईस्वी में दोस्तों विचारधारा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, सत्यवीर की कथा जिसका अनुवाद गांधी जी द्वारा गुजराती में किया गया था वह निम्नलिखित में से किसमें से थी। द प्रिंस, डायलॉग्स ऑफ प्लेटो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या वार एंड पीस। तो दोस्तों जल्दी बताइए, फटाफट गेस करिए। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डायलॉग्स ऑफ प्लेटो। सत्यवीर की जो कथा है जिसका अनुवाद गांधी जी ने अपनी गुजराती भाषा में किया था, किसमें से थी, तो वो डायलॉग्स ऑफ प्लेटो के अंतर्गत थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, साम्यवाद को एशियाटिक फॉर्म में किसने अनुकूलित किया। एम एन रॉय ने, माओत्से ने, या लेनिन ने, या ट्रॉट्स्की ने। तो दोस्तों साम्यवाद को एशियाटिक फॉर्म में किया था वो माओत्से ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, साम्यवाद को एसेटिक फॉर्म में अनुकूलित किया था, नहीं परिवर्तित किया था, वो किया था माओ तुंग। ठीक है दोस्तों, आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य है? प्लेटो का न्याय वैदिक संकल्पना है। न्याय के लिए ग्रीक शब्द डिकाइसून है और प्लेटो के न्याय से तात्पर्य है कथनी और कथनी में सत्यता और ईश्वर तथा व्यक्तिकरण चुकाना। प्लेटो का न्याय संप्रभु की शक्तियों द्वारा परिवर्तित उसके नाम के लिए बनाए गए कानून और संस्थाओं के अनुरूप है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए दोस्तों फटाफट। दोस्तों ये इसमें से कथन आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी, न्याय ग्रीक शब्द का डिकाइसून से अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, स्टेट ऑफ नेचर पर लाक का विचार है पूर्व सामाजिक, पूर्व राजनीतिक, पूर्व सामाजिक एवं पूर्व राजनीतिक या सामाजिक तथा राजनीतिक। तो दोस्तों जो स्टेट ऑफ नेचर पर लाक का विचार है वो पूर्व राजनीतिक के अंतर्गत है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका बी। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य है? द प्रिंस में गणतंत्र एवं राजनीतिक अस्थिरता बनाए रखने के लिए मांगे उपलब्ध कराने पर विचार किया गया है। द डिस्कोर्सेस में जागीरों में राजनीतिक अस्थिरता बनाए रखने के लिए अपेक्षाएं प्रतिपादित करना है। द प्रिंस राजाओं की गुणवत्ताओं से संबंधित है। द डिस्कोर्सेस में नागरिकों की मांग पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर गेस करिए दोस्तों फटाफट। यहाँ पे आपका उपयुक्त में कोई नहीं भी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 10 का आंसर आपका है सी। ठीक है, द प्रिंस राजाओं की गुणवत्ताओं में से संबंधित है। द डिस्कोर्सेस में नागरिकों की मांगों की अपेक्षाकृत अधिक बल दिया गया है, ये आपका कथन यहाँ पे बिल्कुल आपका सत्य है आपका। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, यह किसने कहा कि मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों का समाविष्टि है? ठीक है, मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों की समाविष्टि है। गांधी जी ने, एम एन रॉय ने, या अरबिंदो ने, या माओ ने। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए दोस्तों। मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों की समाविष्टि है, मिला जुला है। तो दोस्तों कहा था आपके ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, एम एन रॉय यानी मवेंद्रनाथ राय जी ने। ठीक है दोस्तों, ये कहा था मानव स्वाभाविक सामाजिक संबंधों का समाविष्टि है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, अरबिंदो मुख्यतः किसके लिए विख्यात है? राजनीतिक विचारधारा के लिए, या क्रांतिकारी कार्यकलाप के लिए, या लाइफ डिवाइन के लिए, या माता के साथ संबंध के लिए? तो दोस्तों जो अरविंद घोष हैं वो उनकी पुस्तक है लाइफ डिवाइन, उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके लिए विख्यात है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, नीचे कथन दिया गया है, आप कथन के अनुसार आपको उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम लोग कथन देखते हैं। प्लेटो का न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है। दूसरा कह रहा है, रीजन कह रहा है, अन्याय झेलने में अच्छा है कि अन्याय करना। ठीक है दोस्तों, तो आप आंसर बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर आता है शी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलान करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा जूम कर लिया जाता है, उसके बाद मिलान कर लिया जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए फ्रेडरिक हाइक दोस्तों, तो ये आपका बनेगा, इनकी पुस्तक है आपका द रोड टू सर्फडम। और जो आपका जॉन रॉल्स है, जॉन रॉल्स ने आपकी जो उनकी पुस्तक है ये थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है दोस्तों, ये आपका ये थ्योरी ऑफ जस्टिस आपकी उनकी पुस्तक है। और उसके बाद आपका आता है अमर सेन जी का आपका है न्याय के प्रति विचार उनका है। और जो प्लेटो है ये द पॉलिटिक्स से आता है, अंतर्गत आता है दोस्तों। तो ये आपका दोस्तों मैच होता है, सम्मिलित कर लीजिए दोस्तों। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो आपका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 15 देखिए दोस्तों, अरस्तु के कार्य उत्पादन सिद्धांत में निम्नलिखित में सही अनुक्रमक क्या है?
ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों क्रम दिएगा, उसको सही से अनुक्रम कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपका भौतिककरण, ये आपका सही है, ठीक है, अब ये यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों। उसके बाद आपका आता है निमित्तकरण, ये 2 नंबर पे कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों आपका। फिर उसके बाद आपका जो बी का आता है वो आपका दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे आप आंसर इस प्रकार देंगे, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। तो आपका यहाँ पे तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपके हैं। तो यहाँ पे जो पहला बनेगा आपका भौतिककरण बनेगा, दूसरा जो बनेगा आपका निमित्तकरण बनेगा, और जो तीसरा बनेगा आपका दोस्तों औपचारिककरण बनेगा, और जो चौथा बनेगा आपका वो बनेगा अंतिमकरण, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आपका अनुक्रमांक करना है, आप कर लीजिए दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, यह किसका कथन है कि संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण परिवर्तन में दुर्बल था, सामाजिक प्रक्रिया विश्लेषण राजनीति में और सिद्धांत में तुलनात्मक इतिहास दृष्टिकोण दुर्बल था? हॉटिंगटन का, पॉल एफ क्रेस का, या जॉन ब्लांटेल का, या समीर अमीन का? तो दोस्तों कथन था आपका हॉटिंगटन महोदय का, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद के वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में कार्यात्मकवाद की व्याख्या की है? पॉल एफ क्रेस ने, निकोलसन एंड रेनॉल्ड ने, डब्ल्यू सी रूनसीमैन ने, या मार्टिन कापलान ने? तो दोस्तों की है वो डब्ल्यू जी रूनसीमैन ने, ठीक है दोस्तों। ये मार्क्सवाद के वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में कार्यात्मकवाद की व्याख्या की है इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से किसने मानवीय व्यवहारवाद को अनिवार्य इंजीनियरी अभिमुखीकरण देने का प्रयास किया है? इनपुट आउटपुट विश्लेषण ने, संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण ने, संप्रेषण सिद्धांत ने, या व्यवहारात्मक दृष्टिकोण ने? तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, संप्रेषण सिद्धांत के द्वारा ही मानवीय व्यवहार को अनिवार्य इंजीनियरी अभिमुखीकरण देने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, संप्रेषण सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आलमंड की राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं अधिकतर निम्नलिखित में से किससे राजनीतिक व्यवस्था से मिलती जुलती है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, स्कैंडिनेवियन यूनियन देश से, या विकासशील देश से, या लैटिन अमेरिकन देश से? जो दोस्तों मिलती है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो आलमंड की राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत है उसके जो विशेषताएं मिलती हैं दोस्तों वो यूनाइटेड ऑफ स्टेट अमेरिका यूएसए से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक संगठनों के संस्थानीकरण और प्रक्रियाओं के साथ राजनीतिक विकास के संबंध मानते हैं? हंटिंगटन, लुशियन पाई, अर्नयशी और आलमंड? तो दोस्तों मानते हो हंटिंगटन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हंटिंगटन महोदय ही दोस्तों राजनीतिक संगठनों के स्थानीयकरण और प्रक्रियाओं के साथ इसके राजनीतिक विकास के संबंध मानते हैं, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से दृष्टिकोण सिद्धांत से सर्वप्रथम लोकतंत्र और समाजवाद की समीक्षा आरंभ की गई? एलाइट ऑफ का सिद्धांत, संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, या संप्रेषण सिद्धांत, या गेम ऑफ थ्योरी? तो दोस्तों जो एलाइट का सिद्धांत है इसी से दोस्तों सर्वप्रथम लोकतंत्र और समाजवाद की समीक्षा आरंभ की गई थी। एलाइट का सिद्धांत जो बना था उसमें। तो आप दोस्तों आगे चलते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से किसने गैर प्रतियोगी पार्टी प्रणाली को एक दल सत्तावादी, एक दल बहुवादी और एक दल सत्ताधारी में विभाजित किया है? ठीक है दोस्तों, एलन बाल ने, ला पेलम्बरो और माइनर विनर ने, हैरी एक्स्टीन ने, जेम्स जप्प ने? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए दोस्तों फटाफट। दोस्तों वो किया है
ला पैलम्बरो और मायरन बीनर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। इन्होंने दोस्तों गैर प्रतियोगी पार्टी प्रणाली और एक दल सत्तावादी और एक दल बहुवादी और एक दल सत्ताधारी में पार्टी का विभाजन किया था। जो दल होते हैं दोस्तों वो राजनीतिक दल के अंतर्गत ये प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार में सरकारें विधानमंडल के अनिवार्य भाग के रूप में द्वितीय सदन होती हैं? अध्यक्षात्मक, संसदीय, एकात्मक या संघीय? दोस्तों जहाँ पे संघीय शासन होता है वहाँ पर दोस्तों ठीक है सरकार में सरकार विधानमंडल और अनिवार्य रूप से कार्यों के द्वितीय सदन के रूप में काम करती है दोस्तों। तो आपने देखा होगा भी दोस्तों जो संसद के होते हैं दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार आपका जो विधानमंडल होता है, विधानमंडल में भी दोस्तों वहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो उसके अंदर ये पूछा जाए संघात्मक शासन में ही इसके लक्षण दिखाई देते हैं। और जो विधानमंडल होता है और विधान परिषद होता है वो आपका द्वितीय सदन के रूप में काम करता है दोस्तों। आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में भारत की राजनीति पर अध्याय है? द सिविक्स कल्चर रिविटीज पर, या पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट पर, पॉलिटिक्स डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज पर, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे पर? तो दोस्तों जो भारत की राजनीति पर अध्याय है वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर डी है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों, यहाँ पे सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ मिलान करना है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए, आगे चलते हैं दोस्तों। तो हम लोग थोड़ा सा मिलान करते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दिया जाता है, क्वेश्चन को थोड़ा पिटअप किया जाता है दोस्तों, तो आप एडजस्ट कर दिए दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले देखिए लिखा है सरकार के प्रकार, उसके बाद लिखा देश। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे संसदीय या संघीय रिपब्लिकन। तो आपका ए का जो बनेगा आपका दूसरा बनेगा दोस्तों, ये भारत में दिखाई देता है दोस्तों। उसके बाद आपका दोस्तों आपका पड़ता है अध्यक्षात्मक संघीय रिपब्लिकन, ये आपका दोस्तों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और जो संसदीय एकात्मक राजतंत्रात्मक शासन है वो आपको दिखता है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। और जो आपका अंतिम बचता है दोस्तों संसदीय अध्यक्षात्मक एकात्मक रिपब्लिकन, जहाँ पर तीनों दिखाई देता है, फ्रांस में दिखाई देता है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों आपका मैच होता है, मैच कर लीजिए दोस्तों। तो आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस देश में राज्य न्यायालयों को सभी स्तर के न्यायालयों को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है? भारत, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया? तो क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर बताइए दोस्तों फटाफट। तो दोस्तों जो राज्य न्यायालयों को सभी स्तर के न्यायालयों को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है वो अमेरिका में प्राप्त है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर आएगा सी दोस्तों। तो आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों, भारतीय संघीय पद्धति अमेरिकी संघीय पद्धति से निम्नलिखित में से किसके संबंध से अलग है? तो और यहाँ पे देखिए दोस्तों पहले दिया है संघीय विधानमंडल के उच्च सदन में राज्यों को प्रतिनिधि से लिखित संविधान होना, अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करना, या द्विपक्षीय नागरिकता। तो आगे प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए कोड के आधार पर इसका चयन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर बनता है 27 में क्वेश्चन का आपका आंसर जो जाता है दोस्तों वो देखेंगे। तो दोस्तों जो 27 नंबर का आपका आंसर आएगा वो आपका आएगा बी। ठीक है दोस्तों, 3 और 4। ठीक है दोस्तों, 3 और 4 यहाँ पे सही है दोस्तों। 3 क्या कह रहा है, अवशिष्ट शक्तियों प्रदान किया जाना। ठीक है दोस्तों, द्विपक्षीय नागरिकता, ये दोनों आपके दोस्तों आपको दिखती हैं कहाँ पे, संघीय भारतीय संघीय पद्धति और अमेरिकी संघीय पद्धति, दोनों के बीच में संबंध हम लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की महत्वपूर्ण विशेषता है? बहुमत शासन, रूल ऑफ लॉ, संसद के सदस्य का प्रत्यक्ष चुनाव, या कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व? तो दोस्तों जो संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आती है वो कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति सामूहिक उत्तरदायी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, केसी बियर द्वारा
निम्नलिखित में से कौन सी संघीय पद्धतियों को अन्य संघीय पद्धतियों की जांच के लिए मॉडल पद्धति माना गया है? ऑस्ट्रेलियन संघीय पद्धति को, अमेरिकन संघीय पद्धति को, स्विस संघीय पद्धति को या कनेडियन संघीय पद्धति को? तो जल्दी से फटाफट किसके लिए आपने दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अमेरिकन संघीय पद्धति को ही केसीबीआर द्वारा माना गया संघीय पद्धतियों को और अन्य संघीय पद्धतियों की जांच के लिए मॉडल के रूप में माना गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों, दो अभिकथन दिए गए सत्य और इसमें बताना दोस्तों कथन और रिदन के अंतर्गत संकट की स्थिति के लिए अध्यात्मक पद्धति उपयुक्त होती है, राष्ट्रपति की पदावधि निश्चित होती है। तो जल्दी से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर गेस करिए। तो दोस्तों आंसर नंबर बी इज द करेक्ट, ए आर दोनों सही है, ठीक है दोस्तों, लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है निश्चित तो होती है 5 वर्ष, क्योंकि सदैव के लिए निश्चित नहीं होती। इसका यहाँ पे स्थानांतरित भी किया जा सकता है दोस्तों, या उसे हटाया भी जा सकता है महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। तो आप दोस्तों बताइए किस महाभियोग प्रक्रिया जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलाया जाता है? तो जल्दी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान या वेबल योजना प्लान या नेहरू रिपोर्ट? तो दोस्तों जो संविधान सभा की स्थापना की गई थी वो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इनके द्वारा ही भारतीय संविधान के निर्माण की बात कही गई थी दोस्तों, जिसको बाद में भारतीय संविधान सभा द्वारा, ठीक है दोस्तों, बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों, यह किसने कहा कि भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संतोष से बना हुआ है? पाल ब्रास, मायना बिनर, केसीवियर या जेनिंग्स? तो दोस्तों जल्दी गेस करिए किस विचारक ने कहा था कि भारत के संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संतोष से बना हुआ है? तो कहा था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। आपने दोस्तों आंसर गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पाल ब्रस महोदय ने भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संतोष से बना हुआ कहा था। आगे क्वेश्चन नंबर 33 को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल को असंवैधानिक और अमान्य घोषित करने होने से रोकता है? अनुच्छेद 15B, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 31B या अनुच्छेद 29A? तो दोस्तों संविधान का वह अनुच्छेद वह है आपका अनुच्छेद 31 का बी है, ठीक है दोस्तों। जो अनुच्छेद है ये विधानमंडल को असंवैधानिक और अमान्य घोषित होने से रोकता है दोस्तों, इसको ये विशेषाधिकार प्राप्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 34 है ये प्रश्न आपका यहाँ पे गलत दिया गया है, तो इसको आयोग ने खारिज कर दिया था दोस्तों, तो इसकी हम लोग यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे दोस्तों, पर आप देखना चाहते हैं प्रश्न को देख सकते हैं। आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 क्या कर रहे हैं दोस्तों, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य नहीं है? देखिएगा, आपातकाल स्थिति का सर्वप्रथम उद्घोषण 1962 में की गई थी। दूसरा कह रहा है आपातकाल स्थिति की दूसरी उद्घोषणा 1971 में की गई थी। तीसरा कह रहा है आपातकाल स्थिति की तीसरी उद्घोषणा 1975 में की गई थी। और चौथा कह रहा है आपातकाल स्थिति की दूसरी और तीसरी उद्घोषणा 1978 में निरस्त की गई थी। तो इसमें से कौन सा सत्य नहीं है बताना आपको। दोस्तों सत्य नहीं है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आपातकाल स्थिति की दूसरी और तीसरी उद्घोषणा 1978 में निरस्त की गई थी, ये कथन यहाँ पे सत्य नहीं है दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ पे इंदिरा गांधी की बात कर रहा है। अगर आपने इंदिरा गांधी की आपातकालीन स्थिति पढ़ा होगा तो इसमें आपको दिया जा रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद पर निर्णय के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आती है? परामर्शकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत या मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत या परामर्शकारी और अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत? तो दोस्तों जो आता है वो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका आंसर होगा सी।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 करो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, भारतीय राजनीति को मांगजन्य व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल किसने कहा है, माना है? रजनी कोठारी ने, पॉल चटर्जी ने, या लॉर्ड ऑफ सुरसेन रुडॉल्फ ने, या माइनर बिनर ने? तो दोस्तों जो मांगजन्य और व्यवस्था आदेशात्मक व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल माना वो है ना लॉर्ड ऑफ सुसेन रुडॉल्फ महोदय ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 का आपका आंसर सी। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, जात आधारित आरक्षणों को माना जाता है स्वीकार कार्यवाही, सकारात्मक भेदभाव, राज्य हस्तक्षेप, या समाज समकरण? तो दोस्तों जो माना जाता है वो सकारात्मक भेदभाव माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। जात आधारित जो आरक्षण को माना जाता है वो सकारात्मक भेदभाव माना जाता है दोस्तों। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों, राजा धरे और नामदेव दसल किस दलित आंदोलन के नेता हैं? दलित टाइगर के, भीम शक्ति के, या दलित पैंथर्स के, या दलित एलिफेंटा के? तो दोस्तों ये सभी हैं आपके दलित पैंथर्स के। तो आपको बता देना चाहिए दोस्तों, ये जो दलित पैंथर्स है, ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र में चलाया गया एक युवाओं के नेतृत्व में चलाया गया एक सामाजिक सुधार आंदोलन था, ठीक है दोस्तों, जो दलित बस्तियों में रह रहे लोगों के विरुद्ध चलाया गया था दोस्तों। तो इसमें जो नेतृत्व करता थे वो राजा धरे और नाम देवसल, ये दलित आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 40 को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों, लॉर्ड और सुरसेन रुडॉल्फ ने भारत में राज्य को पॉलीफार्मस न माना, इससे क्या अभिप्राय है? विभिन्न रूपों और अभिविन्यास के व्यक्ति, या बहुविध परतों के व्यक्ति, या संकर व्यक्ति, या लगातार परिवर्तनशील व्यक्ति को अंतर्गत माना है? तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर गेस करिए। तो दोस्तों जो लॉर्ड और सुरसेन रुडॉल्फ ने भारत में राज्य का पॉलीमर्कस के रूप में माना है वो विभिन्न रूपों और अभिविन्यास व्यक्ति के रूप में माना हुआ है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए दोस्तों, पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अमर सेन, सुमित्रा कविराज, प्रणब वर्धन, या हंजा अलवी? तो जल्दी बताइए दोस्तों कौन है? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए दोस्तों। जो प्रणब वर्धन जी हैं, ठीक है, इन्होंने पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट नामक इंडिया पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 42 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव निश्चित करने के लिए और पंचायतों के निर्वाचन का संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से किसमें शक्ति निहित की जानी चाहिए? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त में, राज्य के मुख्यमंत्री में, या राज्य निर्वाचन आयोग में, या राज्य के मुख्य सचिव में? तो दोस्तों ये की जानी चाहिए वो राज्य के निर्वाचन आयोग में, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात की जा रही है, तो यहाँ पे पंचायतों के निर्वाचन की बात की जा रही है। तो जो पंचायतों के राज्य के निर्वाचन की बात आती है वो राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। तो आपके लिए दोस्तों एक प्रश्न और दिया जा रहा है कि जो भारत में चुनाव आयोग है उसके वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, यहाँ पे भी कथन दिया गया और रीजन दिया गया। देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। दूसरा कह रहा है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के पास सभी शक्तियाँ निहित होती है। नीचे कोड दिए गए अनुसार उत्तर का चयन करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, तो यहाँ पे दोस्तों आपका सही होगा ए, ठीक है। ए और दोनों सत्य हैं और आर्य की सही व्याख्या नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 भी आपका कूट आधारित है दोस्तों। यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड का मिलान करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले आप पहले ध्यान दे दीजिए दोस्तों फटाफट।
तो यहाँ पे दोस्तों जो मुस्लिम लीग का उद्गमन है, यानी मुस्लिम लीग की स्थापना की बात की जा रही है, तो वही दोस्तों 1906 में। ठीक है दोस्तों। और फिर आपका जो लखनऊ समझौता हुआ था दोस्तों, तो हुआ था 1916 में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1928 में दोस्तों। और जो मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा द्विराष्ट्रीय की मांग की बात की गई थी 1940 में बात की गई थी दोस्तों, जिसने दो राष्ट्रीय सिद्धांत की बात की थी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात की थी, तो उसमें 1940 के अंतर्गत बात की गई। तो दोस्तों ये इस प्रकार आपके मैच होते हैं, आप इसे मैच कर लीजिए, इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का शाही अनुक्रमांक क्या है? नीचे दिए गए कूट के अनुसार करना है। देखिएगा, जाकिर हुसैन साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शंकर दयाल जी और आर के वेंकट रमन जी। तो दोस्तों जो सबसे पहले आपका बनेगा, ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उसके बाद आपके जो अगले आपके यहाँ पे राष्ट्रपति बने थे दोस्तों, वो बने थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दूसरे नंबर पे। और जो आपके तीसरा बने थे वो बने थे आपके आर वेंकट रमन जी। और जो चौथे बने थे वो शंकर दयाल शर्मा जी। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आपका मैच होगा। और अगर आप विकल्प देखना चाहते हैं तो विकल्प नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए संगठनात्मक सिद्धांत के क्षेत्र में। तो यहाँ पे देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए दोस्तों। पहले कर संगठनात्मक सिद्धांत को बनाते हुए गुलिकफेल ने 14 सिद्धांतों से प्रभावित था। उर्विक प्रशासन के मंतव्य से कमेटियों के प्रयोग के संबंध में चेतावनी देता है। गुलिक कार्य विभाजन के आधार को कोई महत्व नहीं देता। फेल को आदेश की एकता के सिद्धांत में विश्वास है। आगे इसमें प्रश्न क्या कर रहा है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, 46 का आंसर। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 46 का जाएगा 1 2 4। ठीक है, 1 2 4। यहाँ पे फिर देख लीजिए दोस्तों, 1 भी सही है दोस्तों, 2 भी सही है और 4 भी सही है। ये क्या कर रहा है, संगठनात्मक सिद्धांतों को बनाते हुए गुलिक ने 14 सिद्धांतों से प्रभावित था, ये बात सही है। उर्विक प्रशासन के मंतव्य में कमेटियों के प्रयोग के संबंध में चेतावनी देता है, ये भी सही है दोस्तों। और फेल को आदेश की एकता के में सिद्धांत में विश्वास है, ये आपका सही है। तो दोस्तों ये आप क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आप देखिए। उसके बाद आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए दोस्तों, यहाँ पे सूची को फर्स्ट और सेकंड के साथ मिलान करना है। तो चलिए दोस्तों मिलान कर लेते हैं। एक तरफ आपके विचारक दिए हैं, एक तरफ उनकी पुस्तकें दी गई हैं। तो दोस्तों जो फ्रेडरिक हेजरबर्ग है आपका, इनका जो बनेगा वो आपका बनेगा मोटिवेटर हाइजीन अप्रोच। ठीक है दोस्तों, अब्राहम, उसके बाद आपका आता है अब्राहम मास्लो जी। तो इसका बनता है आपका दोस्तों द नीड ऑफ हिराकी। ठीक है, उसका बाद फ्रेडरिक डब्ल्यू रिक्स। तो दोस्तों ये बनेगा द एग्जेंट ऑफ कलेक्टस। और जो आपका अंतिम बनेगा वो आपका बचेगा कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपका मैच होगा दोस्तों, मैच कर लीजिए। आगे चलते हुए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार वैध अधिकार को आदेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह संगठन के मंतव्य के अनुकूल होना चाहिए, या बुद्धिगाम्य होना चाहिए, या मौद्रिक दृष्टिकोण से उत्प्रेरक होना चाहिए, इसे व्यवहारात्मक होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 48 किस करिए दोस्तों फटाफट। तो यहाँ पे दोस्तों सही है आपका ऑप्शन नंबर सी, या मौद्रिक दृष्टिकोण से उत्प्रेरक होना चाहिए। चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार वैध अधिकार के आदेश के बारे में लिखित में सही नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, मूनी के अनुसार
मोने के अनुसार उच्च अधिकारी द्वारा सुनिश्चित अधिकारों का दिया जाना कहलाता है विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन, अकेंद्रीकरण या वियोजन। तो कहलाता है दोस्तों प्रत्यायोजन। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट प्रत्यायोजन ही कहलाता है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दोस्तों, किसने विकास प्रशासन को ऐसे परिभाषित किया है? यह क्रियान्वयनमुखी, उद्देश्योन्मुखी और प्रशासनात्मक पद्धति है। फ्रेडरिक डब्ल्यू रिक्स ने, ड्वाइट वाल्डो ने, रॉबर्ट डाहल ने या एडवर्ड वीडनर ने? तो दोस्तों जब किया है वो एडवर्ड वीडनर ने। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट है दोस्तों। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 51 की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, डेविड नाकमियाश एवं डी.एच. रोजेनब्लूम के अनुसार निम्नलिखित में से सहभागिता अधिकारी तंत्र का तत्व नहीं है। ऑप्शन देखिएगा, उन्हें राजनीतिक स्वेच्छाचारिता से बचाने के लिए सिविल सेवा संघ बनाना, राष्ट्रीय अधिकारी तंत्र में उच्च स्तरीय सामाजिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना, निर्णयों में अधिकारी तंत्र के कर्मचारियों को सहभागिता और अधिकारी तंत्र संबंधी नीति में नागरिकों की सहभागिता। तो दोस्तों जो डेविड नाकमियाश के और तथा डी.एच. रोजेनब्लूम के अनुसार जो सहभागिता के अंतर्गत तत्व नहीं है वो है उन्हें, ऑप्शन नंबर ए, उन्हें राजनीतिक स्वेच्छाचार से बचाने के लिए सिविल सेवा संघ बनाना। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट है। क्या उनका आपका ए क्वेश्चन आंसर आएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 52 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, निम्नलिखित में किसने एक संगठन में जोन ऑफ इंडिफरेंसेस की अवधारणा को प्रारंभ किया है? हार्बर्ट साइमन ने, डगलस मैकग्रेगर ने या चेस्टर आई बर्नर्ड ने या क्रिस आर्गाइस ने? तो दोस्तों जो आपका जोन ऑफ इंडिफरेंसेस की अवधारणा का प्रारंभ किया था वो किया था चेस्टर आई बर्नर्ड ने। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए दोस्तों, टेलर की मानसिक क्रांति का अवधारणा पक्षधर है साकारता, सामंजस्य, सीमित उत्पादन और साकारता, सामंजस्य और साकारता, बचत, साकारता और सीमित उत्पादन। तो किसके लिए दोस्तों फटाफट? तो दोस्तों वो है सामंजस्य और सहकारिता। ठीक है दोस्तों, टेलर की मानसिक क्रांति की अवधारणा के पक्षधर के अंतर्गत सामंजस्य और सहकारिता आती है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 54 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए कह रहा है, निम्नलिखित कमेटियों में से किसने पंचायती राज संस्थाओं के द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की है? अशोक मेहता कमेटी ने, GVK राव कमेटी ने, RR दिवाकर कमेटी ने या LM सिंघवी कमेटी ने? तो दोस्तों जो दो पक्षी यानी आपका आपके पंचायती राज ग्राम सभा के अंतर्गत बात की जा रही है, तो ये दोस्तों अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 55 दोस्तों, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय चौकसी आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 61, 1961, 1964, 1967 या 1971? तो दोस्तों 1964 में ही, ठीक है, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय चौकसी आयोग, ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी, जो केंद्र के अंतर्गत ये सुरक्षा कार्य करने के लिए करने के लिए आयोग बनाया गया था, जो निगरानी रखती थी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 56 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित समितियों को कालक्रमिक क्रम से व्यवस्थित करें और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करें। कृपलानी समिति, संथानम समिति, टेकचंद समिति या पियोना समिति? तो यहाँ पे कूट आधारित प्रश्न है दोस्तों, आपको इसके क्रम से क्या करना है दोस्तों, आप देख लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे टेकचंद समिति, उसके बाद आपका कृपलानी समिति, उसके बाद आपका दोस्तों बेबियन समिति और फिर उसके बाद आपका संथानम समिति। तो आप सभी को पता होगा संथानम समिति दोस्तों ये किसके लिए बनाई गई थी? भ्रष्टाचार जाँच के लिए बनाई गई थी दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कमेटियों में से किस कमेटी ने सिफारिश की थी कि ब्लॉक स्तरीय योजना हो? हनुमंत राव कमेटी,
GVK राव कमेटी या LN सिंघवी कमेटी या दंतवाल कमेटी? तो की थी दोस्तों दंतवाल कमेटी जी ने, ठीक है, की थी। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर भी, यानी जो आपका पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा और आपका जो क्षेत्र पंचायत आता है, उसके बाद जो आपके जिला पंचायत के अंतर्गत तो ग्राम सभा में आपके जो बात की जाती है ब्लॉक प्रमुख के अंतर्गत ये बात की जाती थी, वो की थी दंतवाल कमेटी द्वारा। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उदारीकरण का तत्व नहीं है? निविनियम या बिनौकरशाहीकरण या अपनियोदन या स्टेटिसियन? दोस्तों जो स्टेटिसियन वो आपका नहीं है, उदारीकरण का तत्व नहीं है। अगले तो क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं दोस्तों। ओम्बड्समैन संस्था सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई थी? डेनमार्क में, यूके में, स्वीडन में या स्विट्जरलैंड में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी एग्जाम देते हैं, प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, तो इसमें क्वेश्चंस रिपीटेड पूछे जाते हैं। आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिए या आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों स्वीडन में की गई थी ओम्बड्समैन संस्था। ये भ्रष्टाचार जांच के लिए बनाई गई एक समिति थी, तो संस्था सी कह सकते हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों कथन दिया गया है और रीज़न दिया गया है, हम इसको पढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको बताते हैं। दोस्तों देखिएगा अभिकथन और तर्क में क्या कह रहा है, देखिए अभिकथन के अंतर्गत बात करेंगे। उत्तरदायित्व की चर्चा करते हुए फोलेट कहते हैं कि प्रबंध करने वालों और उनका जिनका प्रबंध किया जाता है उनके बीच का अंतर लुप्त हो रहा है। और दूसरा तर्क क्या है, ये तर्क क्या देते हैं? संगठन में प्रत्येक व्यक्तित्व कार्य का अन्य कार्यों के अंतर आश्रित जानकर देखा जाए। प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन करना दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 60 के अंतर्गत दोस्तों आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदारीकरण परिप्रेक्ष्य के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यक्ति था? थॉमस हॉब्स, वुडरो विल्सन, हैंस जे मर्गेंथाउ, हर्ष जे मर्गेंथन या हेनरी किंग्सर? तो क्वेश्चन नंबर 61 बताइए दोस्तों। दोस्तों जो वुडरो विल्सन है, ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रपति, उसने ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदारवादी परिप्रेक्ष्य के विकास में महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर दोस्तों मिलान कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है, देखिए सैमुअल पी हंटिंगटन, ये आपको उनकी पुस्तक को बताना है दोस्तों। ये आपके, ठीक है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आपका जो ए बनेगा आपका तीसरा का, और जोसेफ न्यायी तो बनेगा दोस्तों ये शाफ्ट पावर के अंतर्गत। और जो दोस्तों सुसन स्ट्रेंस है उसके बात करेंगे सी का, तो बनेगा रिट्रीट ऑफ स्टेट, ठीक है दोस्तों। और जो सैमुअल वेलेनस्टीन है वो वर्ल्ड सिस्टम के अंतर्गत बात करेंगे। ये दोस्तों आपका मैच होगा, मैच कर लीजिए। आगे चलते दोस्तों, अगले क्वेश्चन नंबर 63 आपका है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, ब्रेटन वुड्स समझौते के द्वारा वर्षा प्रचुर वन को बचाने के लिए अभियान चलाने का नेतृत्व किया गया था। यह सिद्ध करता है कि सोवियत यूनियन एक अमिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में सफल है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी और विश्व वाइल्ड लाइफ कोष की स्थापना की गई थी। तो जल्दी बताइए दोस्तों फटाफट, समझौते द्वारा क्या किया गया था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। साथ ही साथ दोस्तों विश्व बैंक की भी स्थापना की गई थी, ये भी याद रखिएगा। जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन के द्वारा हुआ था दोस्तों। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखा है तो ब्रेटन वुड्स से संबंधित आप वीडियो, इससे पहले का जो पेपर हुआ है उसमें पूछा गया ब्रेटन वुड्स से। तो ये दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखिएगा। तो जो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और आपका विश्व बैंक है, इसे ब्रेटन वुड्स के जुड़ा संतान कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, बहुत से यथार्थवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति किस प्रकार सर्वोत्तम रूप से प्राप्त की जा सकती है? शांतिप्रिय राज्यों द्वारा शक्तिशाली राज्यों को छूट देकर, राज्यों के बीच शक्ति संतुलन बनाकर, या पूरे विश्व में लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित करके, या राज्यों का विश्वव्यापी संघ बनाकर? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर दीजिए।
दोस्तों राज्यों के बीच शक्ति संतुलन बनाकर ही, ठीक है दोस्तों, यथार्थवादी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, नाभिकीय युद्ध नीति के क्षेत्र में MAD से क्या अभिप्राय है? मिसाइल आर डेंजरस, या मैमल्स आर डूम्ड, या मेक अमेरिका डाई, या म्यूचुअल एस्योर्ड डिस्ट्रक्शन। दोस्तों ये है आपका म्यूचुअली एस्योर्ड डिटेक्शन, आपका इसका फुल फॉर्म होगा MAD, ठीक है। MAD का फुल फॉर्म पूछ रहा है, जो नाभिकीय युद्ध नीति के अंतर्गत आता है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 66 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, यह किसका कथन है कि युद्ध एक प्रकार की विदेश नीति होती है? युद्ध एक प्रकार की विदेश नीति होती है। कार्ल वान क्लोजेट का, नेपोलियन बोनापार्ट का, या क्यूनिस्की राइट का, या ह्यूगो या क्लोजेट का? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कार्ल वान क्लोजेविट के अनुसार युद्ध एक प्रकार की विदेश नीति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि गुटनिरपेक्षता जो कि भारत की विदेश नीति है से अभिप्राय क्या है? तटस्थता, शीत युद्ध के दौरान 3 ब्लॉक के बीच समदूरस्थता और स्वाधीनता, और प्रत्येक मुद्दे को अपने राष्ट्रीय हित में देखना, और चौथा कह रहा है अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वाधीनता और प्रत्येक मुद्दे पर अपने राष्ट्रीय हित को देखना ही गुटनिरपेक्षता कहलाता है दोस्तों। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों कथन दिया गया और आपको तर्क दिया गया, तो कथन को देखते हैं, उसके बाद तर्क को देखते हैं, उसको उत्तर देते हैं। कथन में क्या कह रहा है दोस्तों, भारत वैश्विक स्तर पर परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए तथा क्षेत्रीय स्तर पर वास्तविक न्यूनतम हानि के लिए, और फिर तर्क क्या दे रहा है, भारत की परमाणु नीति द्विलक्षी होती है। तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 68 का। जैसे तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेंट से ए और आर दोनों सही है, पर आर की सही व्याख्या है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। आगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, यहाँ पे दिया है भारत के विदेश मंत्रालय के निम्नलिखित मंत्रियों को सही अनुक्रम बताना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा रूप देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले स्वर्ण सिंह समिति, ये बात सही है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका आता है M कृष्णा समिति, ठीक है दोस्तों, ये भी बात सही है आपका। और जो तीसरे आपके विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, वो आपके आते हैं प्रणब मुखर्जी साहब। और जो एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे गलतियाँ हैं, इसका संशोधन करिए दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे पूछा जाए भारत के विदेश मंत्रालय इनके मंत्रियों का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे स्वर्ण सिंह, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका जो बने थे वो बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और जो फिर उसके बाद बने थे प्रणब मुखर्जी जी, और फिर उसके बाद MM कृष्णा जी बने, ठीक है दोस्तों। MM कृष्णा जी ये आपके विदेश मंत्रालय द्वारा बने गए थे दोस्तों। इस प्रकार आपको मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 70 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, इंदिरा डॉक्ट्रिन को भारतीय विदेश नीति का मुख्य पहलू माना जाता है क्योंकि इसमें परिभाषित किया गया है भारत की विदेश नीति के लक्ष्य को, या भारत की सुरक्षा को क्षेत्र और भारत के पूर्व वर्चस्व से समर्पित करता है, भारत की सुरक्षा क्षेत्र से स्पर्शी है, और विदेश शक्तियों के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में माना जाता है। और चौथा कह रहा है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा अव्यक्ति मत डिटेक्टनी पड़ोसी देशों के रूप के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत की सुरक्षा क्षेत्र में से स्पर्शी है और विदेशी शक्तियों के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में माना जाता है। यही इंदिरा गांधी डॉक्ट्रिन के रूप विदेश नीति का मुख्य पहलू के रूप में माना जाता है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 71 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 है, यूनाइटेड नेशन चार्टर मुख्यतः पूर्णतः व्यक्तिगत मानवाधिकार से संबंधित है, राज्यों के बीच संबंध से संबंध है, शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों और जैसे व्यापक विषयों के लिए है,
बड़ी, मध्यम और छोटी मध्यम शक्तियों के अधिकार और कर्तव्यों के लिए है। तो दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर सी, शांति, न्याय और स्वतंत्रता, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए यूनाइटेड चार्टर बना है यूनाइटेड नेशन का, वो मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 72 को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक परंपरा को निम्नलिखित के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एंग्लो अमेरिकन स्कूल, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इंग्लिश स्कूल, या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यूरोपियन स्कूल, या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वैकल्पिक स्कूल। दोस्तों माना जाता है वो ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इंग्लिश स्कूल ही अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक परंपरा की को भी निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। क्वेश्चन नंबर 73 क्या करा है, भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य प्रयोजन था। क्या प्रयोजन था बताना दोस्तों। तमिलों के विरुद्ध भारत का युद्ध, श्रीलंका का विभाजन करने का भारत का इरादा, सिंघली और तमिलों के बीच सजातीय विषयक संघर्ष समाप्त करना, और तमिल मिलिटेंट ग्रुपों की वैधीकरण करना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सिंघली और तमिलों के बीच सजातीय विषयक संघर्ष को समाप्त करना, ये भारत और श्रीलंका के मुख्य प्रयोजन के अंतर्गत। अगर आपको इसको विस्तार से पढ़ना है दोस्तों तो कक्षा 10 की आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक है, ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी की जो पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक है उसमें आप पढ़िए दोस्तों, बाकायदा इसके बारे में दिया गया है, सिंघली और तमिलों के बीच सजातीय विषयक संघर्ष के बारे में दिया गया, जो आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 74 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन फोरम APEC, ठीक है, क्या है। क्षेत्रीय समूह के प्रति अपेक्षा के समन्वय प्रवृत्ति का भाग है, विश्व के आधे से अधिक GDP इनके पास है, या सदस्य राज्य जिनके सत्तावादी शासन तथा लोकतंत्र में शामिल हैं, उपयुक्त सभी सत्य हैं। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सभी यहाँ पे कथन सत्य हैं, ABC, ठीक है दोस्तों, ये सभी आपके एशियाई पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के अंतर्गत सही है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 75 है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75 है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, शीत युद्ध कोल्ड वॉर के प्रति US दृष्टिकोण मूल रूप से किसमें स्पष्ट किया गया है, निक्सन डिक्शनरी में, या मार्शल प्लान में, या मुनरो डिक्लेरेशन में, या ट्रूमैन डॉक्ट्रिन में। तो दोस्तों जो शीत युद्ध है, कोल्ड वर्ल्ड वॉर है, वो किया USA के, वो किया गया था ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के अंतर्गत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 का आपका आंसर डी आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने UGC नेट के अंतर्गत, ठीक है, UGC नेट के अंतर्गत जो जून 2012 में, ठीक है, जो तीसरा पेपर था पॉलिटिकल साइंस का, वो यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे। अगर आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपके छोटे सी लाइक से कुछ आपका होता नहीं दोस्तों। तो बस आप एक छोटी सी लाइक, और अगर किसी प्रकार कोई समस्या होती है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी लगता है दोस्तों तो आप फीडबैक जरूर दिया करिए दोस्तों। फीडबैक से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और हम लोग को जो वीडियो में गलतियाँ होती है दोस्तों वो सुधारने का मौका मिलता है। तो छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, तो फीडबैक भी दिया करिए और आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दिया करिए, इससे कोई समस्या नहीं होती दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।